सर जल्दी जल्दी पढ़ा के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आया हूँ तो आपको पूरी तरह से आप संतुष्ट करके ही जाऊँगा। यानी कि जब तक आप ये स्वयं से मान लेंगे कि हम लोगों का कोर्स कंप्लीट हुआ है, ना तो मैं आपको छोड़ूंगा, नहीं आप लोग मुझे छोड़ेंगे, ऐसा मुझे पता है। कल ऐसे ही मैं विरोध के क्षण में था तो आप लोगों से मजाक कर दिया था कि आप लोगों ने मुझे परेशान किया, तो अब मैं आप लोगों को परेशान करूँगा। आप मुझे अपना छोटा भाई ही मानिए, छोटा जो भी मानिए, बड़ी बहन या छोटा भाई मानिए, नहीं है हूँ, मतलब हूँ मैं आपका बड़ा भाई मान सकते हैं, छोटा भाई मान सकते हैं। हम लोगों का संबंध कमर्शियल संबंध नहीं है, ये समझिए कि हम लोग एक परिवार के ही सदस्य हैं। आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, कोई जो डाउट है इस विषय से संबंधित, जो से मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं 3 चीज़ें आप लोगों से चाहूँगा। पहला चीज़ है आप लोगों का सहयोग चाहूँगा, आप लोग मेरे साथ सहयोग बना के चलेंगे। दूसरा चाहूँगा विश्वास, और तीसरा चाहूँगा प्रेम। आप मुझे अपने छोटे भाई की तरह मेरे से प्रेम कर सकते हैं। तो पहला चीज़ मैं सहयोग की बात किया, तो सहयोग की बात ऐसे है कि जब भी कोई क्लास चलता रहे तो आप लोगों से मतलब वो है कि प्रार्थना है कि आप लोग बीच में क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आया कॉपी में लिख लेंगे, लास्ट में कीजिएगा। ऐसे में जो क्लास का जो सीक्वेंस रहता है ना वो टूट जाता है, और वही चीज़ मैं कुछ क्षण में बताना ही वाला रहता हूँ, आप लोग उससे पहले पूछ लेते हैं तो बताने का मजा भी नहीं आता है, और आप लोग बीच में पूछ लिए तो क्रम टूट जाता है फिर। तो पहली चीज़ चाहूँगा सहयोग। दूसरी चीज़ चाहूँगा कि विश्वास रखिए कि आप लोगों का जो कोर्स है, चाहे मैं 8 दिन पढ़ाऊँ, चाहे 10 दिन पढ़ाऊँ, चाहे महीने भर में पढ़ाऊँ, वो कंप्लीट होगा। ठीक है, विश्वास रखिए। और मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ, लगभग 1000 जो इस विषय के प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, उनका संकलन तैयार किया हूँ। 1000 प्रश्न है प्लस नोट्स है, इन दोनों को प्रिंटिंग करने के लिए दे दिया हूँ। तो दिसंबर तक वो जो है प्रिंट होके आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास एक ऐसी मतलब नोट्स रहेगी जो मैं अपने हाथ से लिख के बनाया हूँ वो, और जो पिछले साल में क्वेश्चन आ चुके हैं वो, इन दोनों को मर्ज करके। तो एक तो आप मेरे क्लास से चीज़ें जान सकते हैं, दूसरा वीडियो से जान पाएंगे। इन दोनों से छूट गया तो आप नोट्स से कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने तरफ से मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना 100% दूंगा। अभी ये मैं किसी अपने अहम के कारण या फिर मैं ऐसा करूंगा इस ईगो के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस सहयोग चाहता हूँ और पूरी निष्ठा के साथ मैं आपको समर्पित होकर ये चीज़ देना चाहता हूँ। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान थे, फिर भी स्वयं के संबंध में कहते थे कि कवि न हो नहीं वचन प्रवीणा, सकल कला सब विद्या ही ना, विद्या विवेक एक नहीं मोहे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। यानी कि इतने बड़े प्रकांड विद्वान ये बोलते हैं कि विद्या विवेक एक नहीं मोहे, तो हम फिर किस खेत के मूली हैं। तो अब मैं आपका छोटा ही भाई हूँ, अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आगे तुलसीदास जी इसी बात को और कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थ यानी कि पैसा, धर्म बड़ा धार्मिक आदमी भी मैं नहीं बनना चाहता, काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण। लोगों की अंतिम इच्छा होती है कि मैं निर्वाण को प्राप्त करूँ, मोक्ष, वो भी नहीं चाहते। जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान नाम, मुझे क्या चाहिए, जो राम है मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो आप सबके भीतर भी राम है, मैं इस सेवा भाव से यहाँ पढ़ाने आया हूँ, टीचिंग करने आया हूँ। जैसे मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ तो कॉलेज में मुझे पर्याप्त पैसे मिल जाते थे, उससे जीवन यापन हो जाता था। अगर नहीं भी पढ़ाऊँ तो भी जीवन यापन हो जाएगा, हर इंसान अपने तरीके से जी ही लेता है। पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो आप लोग पढ़ाने का उद्देश्य केवल धनार्जन नहीं है मेरा, मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग एक मुकाम पे पहुँचे, एक स्थान पे पहुँचे जिसका मैं निमित्त बनूँ। तो मैं अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा धन्य भागी समझूंगा। एक बार की बात है, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। रहीम दास का नाम सुने होंगे आप। मैं वैसे बताता हूँ कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो साहित्य से संबंधित बातें भी मेरे क्लास में आ ही जाती है। तो एक बार की बात है, रहीम दास जी क्या थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। यानी कि नवरत्न उनके थे मुख्य मुख्य, तानसेन, रहीम दास। तो उनको अब्दुल रहीम खान खाना उनका पूरा नाम था, और ये उनके सेनापति थे, उनके नवरत्नों में से एक थे, प्लस ये उनके गवर्नर थे, राज्यपाल। एक क्षेत्र के अधीन, उनके अधीन में था, उसका शासन संभालते थे। उस समय बहुत विद्वान व्यक्ति थे तुलसीदास, ये दोनों समकालीन थे, एक ही टाइम में हुए थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास के पास बहुत सारा पैसे नहीं होते थे, वो
सधुक्कड़ी और फक्कड़ी की जिंदगी जीता था, लेकिन लोगों का वो पता था कि गोस्वामी तुलसीदास जी और रहीमदास जी बड़े मित्र हैं। तो एक बार एक महिला आई तुलसीदास जी के पास और उनसे कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने दोस्त से कुछ कहलवा दीजिए जिससे वो मेरी मदद कर दे, मुझे अपनी बेटी की विवाह करनी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि सुरती नरती नागती जो चाहत अस कोई, यानी कि सुरती यानी कि सुरों की पत्नी यानी कि देवताओं की पत्नी, नरती यानी कि इंसानों की पत्नी मानवों की पत्नी, नागती यानी कि नागों की पत्नी, जो चाहती है जो इच्छा रखती है। इसी तरह की इच्छा ये स्त्री भी रखती है और अपनी बेटी की विवाह करना चाहती है, तो आप जितना मदद हो सके आप कर दीजिए, ये लिख के भेज दिया। जब ये पत्र रहीमदास जी ने पढ़ा तो उनके नीचे उन्होंने एक और लाइन लिखी, सुरती नरती नागती जो चाहत अस कोय, गोद लिए हुलसी फुए, तुलसी सो सुत होए, यानी कि हर व्यक्ति को तुलसी के ही समान पुत्र मिले, और उनको वापस करने को बोल दिया है। तब उस महिला ने आके बताया कि आपके मित्र तो बड़े दानी हैं, सबको खुले हाथ से दान करते हैं, लेकिन दान करते समय मैंने देखा है और बहुत मेरे साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को दान किया, तो मैंने देखा कि जब भी वे दान लेने के लिए हाथ उठाते हैं तो थोड़े से झेप जाते हैं, शर्मा जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। तब उन्होंने फिर से पत्र लिखा कि सुना है मित्र आपके पास दान करने की एक नया स्टाइल है, नई नई विधि है, ऐसी देनी देन को कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊपर करे त्यो तो नीचे नहीं। यानी कि मैंने सुना है कि तुम जब भी दान देने के लिए हाथ ऊपर उठाते हो तुम्हारा हाथ नीचे हो जाता है, यानी आंख नीचे हो जाती है, शर्मा जाते हो। ये देने की कौन सी स्टाइल है, कहाँ से सीखे हो? ऐसी देनी देने को कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊपर करे ते तो नीचे नहीं। ये स्टाइल आपने कहाँ से सीखी है? तब रहीमदास जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो मेरे बताने का सारांश है। रहीमदास जी लिखते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिल रैन, और लोग भरम हम पे करे ताको नीचे नहीं। यानी कि देने वाला तो वो परमात्मा है, मैं कौन हूँ देने वाला, और लोग भरम मुझ पे करते हैं कि मैं बांट रहा हूँ, ताको नीचे नहीं, इसलिए मेरा नैन नीचे हो जाता है। तो उसी प्रकार से मैं एक प्रकार से आपके लिए सिर्फ निमित्त हूँ, एक माध्यम बना हूँ, और मेरे माध्यम से आप कोई मुकाम पाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, तो आपसे आप लोगों से 3 चीज चाहूंगा मैं, सहयोग, विश्वास और प्रेम। ठीक है, आज की क्लास में शुरू करते हैं 9:40। डाउट रहेगा तो लास्ट में पूछ लेंगे, फिर आराम से पूछ लेंगे। कल हम लोग देख रहे थे विधिया, इससे पहले हमने देखी थी कि जो मनोविज्ञान पढ़ाने से पहले हमने पढ़ा था शिक्षा। शिक्षा है क्या, शिक्षा का क्या सामान्य अर्थ है, शिक्षा शब्द की क्या अर्थ है। एजुकेशन से एडुकेयर, एडुकेयर से एजुकेशन बना, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। फिर हमने शिक्षा का संकुचित रूप देखा, ये सारे माला है। इसके बाद हमने शिक्षा का संकुचित अर्थ देखा कि शिक्षा वह है जो हम किसी निश्चित पाठ्यक्रम में, निश्चित पाठशाला में, निश्चित पाठ्यक्रम के अधीन जो ग्रहण करते हैं वो है संकुचित अर्थ में, या अनौपचारिक, औपचारिक शिक्षा औपचारिक रूप से ग्रहण करते हैं। इसके हमने ड्रेवर के अनुसार इनकी परिभाषा देखी थी। ड्रेवर कहता है कि किसी निश्चित दिशा में ज्ञान, व्यवहार और हमारे विचार के परिवर्तन के लिए जो निश्चित प्रयत्न किए जाते हैं उसे शिक्षा कहा जाता है। ये हो गए अनौपचारिक, औपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल और परिभाषा। उसके बाद हमने देखे थे अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में हमने यह देखा था मैकेंजी के अनुसार कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है और उसके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहती है। यानी कि वह शिक्षा हम जो हम अपने आस पड़ोस से, घर से, परिवार से, दोस्तों से, रोड चलती हुए कहीं भी सीख लें, वही अनौपचारिक शिक्षा है। और इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होती। इस प्रकार से हमने शिक्षा के दो अर्थ देखे थे, एक संकुचित अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, मोटरसाइकिल चलाना सीखा, मोबाइल चलाना सीखा, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद हमने शिक्षा का वास्तविक अर्थ देखा कि शिक्षा वास्तव में है क्या। शिक्षा के वास्तविक अर्थ में हमने देखा था कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति हमेशा विकास करता ही रहता है। आदमी कॉलेज में पढ़े चाहे पढ़ना छोड़ दे, उसके बाद भी कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, यानी कि उसका विकास अनवरत रूप से चल ही रहा है। शिक्षा आत्मानुभूति है, यानी कि हमारे जो अंदर की गुण है उसकी अनुभूति शिक्षा है। शिक्षा आत्मव्यक्ति है, यानी कि हम हमारी अभिव्यक्ति जो हम प्रकट कर सके वही शिक्षा है।
शिक्षा त्रिमुखी है, देखे थे। शिक्षा में पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होते हैं और क्या होता है, शिक्षक होता है। ये शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, ये दोनों स्थिति में औपचारिक शिक्षा भी त्रिमुखी है और अनौपचारिक शिक्षा भी त्रिमुखी है। अनौपचारिक शिक्षा इस रूप में पाठ्यक्रम रहेंगे, वातावरण रहेगा और शिक्षार्थी रहेगी, शिक्षक इसमें हट जाएंगे। तो हमने इस तरह से शिक्षा के विभिन्न अर्थ देखे। उसके बाद हमने देखा था शिक्षा का क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप लोग? ऐसा लग रहा है कि वही रिपीट करूं, ऐसा ना लगे, आप लोग भी रिपीट करते रहिए। इसके बाद हमने परिभाषाएं देखी थी शिक्षा की, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, विवेकानंद के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार और फ्रेडसन के अनुसार। फ्रेडसन क्या कहता है कि शिक्षा वह है जो स्वयं का भी कल्याण करे और समाज का भी कल्याण करे। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अपने वातावरण के प्रति सामंजस्य बिठाना वही शिक्षा है। विवेकानंद कहते हैं कि आत्मा अभिव्यक्ति या अपने अंतर्निहित पूर्णता का विकास करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्ति के विचार, मस्तिष्क और आत्म विकास जो है वही शिक्षा है। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा से संबंधित अलग अलग परिभाषाएं दी थी। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, मनोविज्ञान का जन्म देखे थे। मनोविज्ञान के जन्म में हमने यह देखा था कि मनोविज्ञान अपने जन्म होने के बाद दर्शन शास्त्र के ही अभिन्न अंग था 16वीं शताब्दी तक। सबसे पहले मन के विश्लेषण के लिए ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ और जब जन्म हुआ तब दर्शन शास्त्र का था 16वीं शताब्दी तक। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में 19वीं शताब्दी में ये दर्शन शास्त्र से अलग होकर मनोविज्ञान के रूप में विभक्त हुआ। लेकिन 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो है शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन थे? अरस्तु, जॉन डेकार्तो। और आत्मा का विज्ञान मानने वालों में इनका यह था गैरिट ये मानते हैं जो आत्मा का विज्ञान साइकोलॉजी शब्द से बना है, दर्शन शास्त्र ये मानते हैं, और साइकोलॉजी दो शब्द से बना है, साइकी और लोगस। साइकी यानी कि आत्मा और लोगस यानी कि इनका अध्ययन करने वाला। बाद में बात जमी नहीं, फिर आगे बढ़ी, तब इसे माना गया कि आत्मा का विज्ञान नहीं बल्कि मस्तिष्क का विज्ञान है। मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले थे पोम्पोनाजी, इटली के बड़े दार्शनिक थे। फिर ये बात भी आगे बढ़ी कि यही नहीं जमी कि ये मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, केवल मस्तिष्क का अध्ययन नहीं करता, ये हमारी चेतना का विज्ञान है। लेकिन चेतना के तल में भी लोग बड़े असहमत थे कि चेतना वास्तव में है क्या, चेतन मन की अर्धचेतन मन की अवचेतन मन। इनके मानने वाले थे विलियम वुड्स, विलियम जेम्स, ये सब। फिर ये बात आगे बढ़ी और 19वीं शताब्दी में यह माना गया कि वस्तुतः ना तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ना मस्तिष्क का विज्ञान है, नहीं चेतना का विज्ञान है, ये हमारे व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे इसे स्किनर, और जो आधुनिक वैज्ञानिक है वे सभी व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। फिर इससे संबंधित वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा दी। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद अपने मस्तिष्क का, उसके बाद उन्होंने अपनी चेतना का, फिर वर्तमान में उसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे संबंधित स्किनर के कोटेशन है, वो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, वो सब आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, स्किनर के जो है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषा है वो बार बार पूछी जाती है। इसके बाद हमने देखा था विधियां देखे थे। ठीक है, विधियों में हमने पहले देखा था कि विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, वस्तुनिष्ठ आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड। आत्मनिष्ठ विधियों में हमने देखा था कि आत्मनिष्ठ विधि केवल दो ही प्रकार की है, एक है आत्मनिरीक्षण और दूसरा है गाथा पद्धति यानी गाथा वर्णन। ठीक है, ये देख लिए थे। आत्मनिरीक्षण पद्धति में यह देखा था कि स्वयं के बारे में, स्वयं के मस्तिष्क का जो निरीक्षण करना होता है वही आत्मनिरीक्षण विधि होती है। दूसरे में हमने देखा था गाथा वर्णन पद्धति। गाथा वर्णन पद्धति में यह होता है कि कोई समस्या अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आया रहता है तो पूर्व के विचारों को याद करता है, स्मरण करता है कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी थी, उसके आधार पर वो अपनी बातें बताता है और कोई एक मनोविश्लेषक से लिखता है कि ये हुआ था। इसकी हमने कुछ गुण देखे थे और कुछ दोष देखे थे। गुण में यह था कि बहुत सस्ती है, लेकिन इसमें विश्वास नहीं किया जाता क्योंकि पिछली बातों में व्यक्ति कुछ चीजें भूल जाता है और कुछ नई चीजें जोड़ लेता है। इसके बाद हमने क्या देखा था, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि की गुण देखे थे और दोष देखे थे। अभी देखेंगे निरीक्षण विधि। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड लिखेंगे। जल्दी जल्दी बोल दिया था।
अभी देखेंगे निरीक्षण विधि ना, इसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल मेथड विधि। आप लोग पूरा लिखेंगे। कई लोग बाइलिंगुअल का मांग कर रहे थे कि 2 लैंग्वेज में बताते जाइए। इसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसमें एक शब्द लिखेंगे मुख्य पॉइंट, व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा का ज्ञान करना। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा का ज्ञान करना। ज्ञान करना, व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा का ज्ञान करना। ठीक है। निरीक्षण विधि में क्या होता है, हमारे आसपास क्या घटना घट रही है उसको हम ध्यानपूर्वक देखकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। अगर किसी व्यक्ति को हम देखेंगे, उनकी आंख लाल है और चेहरा तमतमाया हुआ है, गले की नसें तनी हुई है, तो आप समझ जाएंगे कि इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो निरीक्षण विधि यही है कि किसी भी चीज को ध्यानपूर्वक देखकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, यह होता है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि 2 प्रकार की होती है। ये होते 2 प्रकार से बांटा है कोलेसनिक ने। कोलेसनिक एक मनोवैज्ञानिक है, कोलेसनिक। इन्होंने निरीक्षण विधि को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है, पहले को बताया है औपचारिक निरीक्षण। औपचारिक निरीक्षण लिखेंगे पूरा आप लोग। दूसरा है अनौपचारिक निरीक्षण। अनौपचारिक निरीक्षण में औपचारिक निरीक्षण में क्या होता है, एक वातावरण तैयार किया जाता है। वातावरण तैयार करने के बाद एक प्रयोगशाला में ही उनका निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि घर में किसी कमरे में बच्चे को रख दिया जाए, जैसे स्किनर ने क्या किया था, एक चूहे को एक पिंजरे में रख दिया था, एक निश्चित वातावरण में उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, उसे कहा जाता है औपचारिक निरीक्षण। यानी कि इसमें जो स्थिति होती है वो नियंत्रित स्थिति होती है। नियंत्रित स्थिति में किसी व्यक्ति या जीव या किसी भी चीज का जो हम निरीक्षण करते हैं उसे कहा जाता है औपचारिक निरीक्षण। अनौपचारिक निरीक्षण यानी कि खुला वातावरण होगा, आप कहीं भी किसी भी चीज को आराम से बैठ के देख सके, उसके बारे में आप विश्लेषण कर सके, वो कहलाएगा अनौपचारिक निरीक्षण। अनौपचारिक निरीक्षण ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि जिससे हम एक निश्चित स्थान पर उनके व्यवहार को निश्चित जगह में अपने नियंत्रित रूप से देखें, वो कहलाएगा औपचारिक। यानी कि उसमें औपचारिकता आ गई। अनौपचारिकता यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, खुला वातावरण है, कहीं भी बैठकर आप जो देख रहे हैं वही आपका कहलाएगा अनौपचारिक निरीक्षण। इसमें कोई अनियंत्रित रहेगी, आप उसके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकेंगे, आप सिर्फ तटस्थ रूप से देखने का काम करेंगे, निरीक्षण करेंगे। अब इनके देखते हैं कुछ गुण और कुछ दोष। इसमें प्रश्न ऐसे आते हैं, इसमें प्रश्न इस तरह से आते हैं कि आपको कुछ कंडीशन दी रहेंगी कि ये, फिर पूछा जाता है कि ये कौन सी विधि के अंतर्गत है। तो अगर आप एक ही शब्द में इन विधि के बारे में समझ भी जाएंगे तो भी पर्याप्त है, क्योंकि मैं बहुत सारे बुक उठा के देखा हूँ। तो जैसे कि गाइड्स वगैरह है, गाइड्स में तो सिर्फ नाम बस दिया गया है कि ये सारी विधियाँ होती है, बस उसके बाद जो चीज़ें आगे बढ़ गई है। लेकिन हम लोग एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, इसके गुण और दोष को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये चीज़ है क्या। और आप लोग बीएड की क्लास में पढ़े भी होंगे, एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे। तो पहला इसमें लिखेंगे, गुण में लिखेंगे कि बालकों का उचित दिशाओं में विकास। गुण में लिखेंगे नहीं, ये हो गया कोलेसेनिक का। ठीक है, कोलेसेनिक ने 2 भागों में बांटा, औपचारिक और अनौपचारिक। अब पूर्ण रूप से हम निरीक्षण विधि के गुण को देखेंगे और दोष को देखेंगे। ठीक है, गुण को देखेंगे और दोष को देखेंगे। तो पहला गुण इनका यह है कि बालकों का उचित दिशाओं में विकास होता है। बालकों का उचित दिशाओं में विकास, जैसे सिर्फ आप लोग पॉइंट लिखेंगे।
जैसे कोई बालक का शैशव अवस्था से किशोरावस्था की ओर विकास हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि खेल के मैदान में उनका व्यवहार दोस्तों के साथ कैसा है, आस पड़ोस में उसका व्यवहार कैसा है, घर में उसका व्यवहार कैसा है, इसका जो हम निरीक्षण करते हैं, यानी कि क्या होता है उनकी विकास की उचित दिशाओं में उनका विकास हो रहा है या नहीं, ये देख सकते हैं। ये इनका एक गुण है। ठीक है। दूसरा इसका ये गुण है, शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन। ये लिखेंगे, शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, एक शिक्षक और उसके पालक या उसके दोस्त उसके व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के अनुकूल या वातावरण के अनुकूल उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं निरीक्षण के द्वारा, यानी कि बदल सकते हैं। या जैसे कि कोई विद्यार्थी है, वो अच्छे से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, ये देख के ही किसको पता चल जाएगा, उनके शिक्षक को। उनके टेस्ट कॉपी को देखेंगे, उनके व्यवहार को देखेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि इसमें और क्या काम किया जा सकता है। तो जो सुधार के कार्य है वो जो है निरीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक और जो है गुण लिखेंगे, बाल अध्ययन के लिए उपयोगी। बाल अध्ययन के लिए उपयोगी, इसमें गैरेट का कथन लिखेंगे। बाल अध्ययन के लिए उपयोगी है ये, और बाल अध्ययन के लिए कैसे उपयोगी है ये गैरेट बता रहा है। गैरेट के अनुसार देखिए, बाल अध्ययन के लिए उपयोगी है और किस तरह से उपयोगी है, गैरेट के अनुसार लिखेंगे। गैरेट यह कहता है कि कभी कभी बाल मनोवैज्ञानिकों को केवल कभी कभी बाल मनोवैज्ञानिकों को केवल यही विधि कभी कभी बाल मनोवैज्ञानिकों को केवल यही विधि उपलब्ध होती है। क्या बोला है गैरेट ने? कभी कभी बाल मनोवैज्ञानिकों को केवल यही विधि उपलब्ध होती है। कभी कभी बाल मनोवैज्ञानिकों को केवल यही विधि उपलब्ध होती है। इनके कहने का यह तात्पर्य है कि अगर कोई छोटा सा बालक है, अगर हम उसके बारे में जानना चाहें तो उस पर हम बहुत सारे प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे के पास केवल एक ही विधि बचती है, चुपचाप उसके एक्टिविटीज़ को देखना। तो इसलिए गैरेट यह कहते हैं कि एक ही विधि बचती है जिससे हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर पाए, और वो विधि है निरीक्षण विधि। इस तरह से इस विधि के ये गुण है। अब इसके दोष क्या है देखेंगे। दोष में पहला दोष यह है कि प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार। क्या दोष है? प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार। ये हम पिछले विधि में भी देखे थे कि जब भी किसी पे प्रयोग किया जाता है और उनको ये पता चल जाता है कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो एकाएक ही उनके व्यवहार बदल जाते हैं, वो सामान्य व्यवहार नहीं करते, तो उससे जो वास्तविक स्थिति है उसका हम निरीक्षण नहीं कर पाते। ये इस विधि के भी दोष है। जैसे कि किसी विद्यार्थी को यह पता चले कि मेरा अध्यापक ये देखता है कि मैं पढ़ता हूँ कि नहीं, तो वो पढ़ने का अभिनय शुरू कर देगा, पत्ते बस पलटेगा और उनके शिक्षक को लगेगा कि बच्चे बस पढ़ाई में मगन है। तो क्या क्या होता है कि विद्यार्थी जो है अस्वाभाविक व्यवहार करने लगता है, जैसा है नहीं। दूसरी इसके जो दोष है वो ये है, असत्य निष्कर्ष निकलते हैं। असत्य निष्कर्ष ऐसे निकलेगा कि निरीक्षण करने वाला, आप पॉइंट बस लिखेंगे और उनको समझेंगे। निरीक्षण करने वाला एक मनोवैज्ञानिक है। अब उनको क्या क्या देखना है? उनको ये देखना है कि वो किस कारण से यह निरीक्षण कर रहा है। कारण के साथ साथ वो ये भी देखेगा कि इनके निरीक्षण के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। साथ में वो ये भी ध्यान रखेगा कि इनके निरीक्षण को देखने के लिए मैं किन किन विधियों का प्रयोग कर रहा हूँ, और जो उनके डाटा इकट्ठे होंगे उसके आधार पर उन्हें निष्कर्ष भी निकालना है। यानी कि एक अकेले जीव को इतने सारी चीज़ों पे कमांड रखना है। तो होता यह है कि वो जो है वास्तविक निष्कर्ष है वो नहीं निकल पाता। इसलिए जो निरीक्षण से निकलने वाले जो रिजल्ट है वो अधिकांशतः गलत होते हैं। ठीक है। इसमें इसके एक और दोष है, वो है आत्मनिष्ठता। आगे लिखेंगे आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता से तात्पर्य है
जैसे किसी बालक का निरीक्षण करना है किसी व्यक्ति को, जैसे आपको किसी बालक का निरीक्षण करने के लिए दे दिया जाए कि ये बालक का शैशवावस्था से लेके किशोरावस्था तक, यानी कि 4-5 साल आपको निरीक्षण करना है। मान लीजिए 1 महीने तक निरीक्षण करना है। वो बालक को आपके पास छोड़ के चले गए। अब बालक के पास आपके साथ रहते रहते आप उसके साथ इतने घुल मिल जाएंगे कि आप उसके प्रति जो है प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगेंगे, और प्रेमपूर्ण व्यवहार के चलते आपका जो निरीक्षण है इसमें आत्मनिष्ठता आ जाएंगे, यानी कि आप तटस्थ नहीं बन रह पाएंगे। यानी प्रेम, लगाव या साथ में रहने के कारण हम इसमें अपना जो है चीज़ें शामिल करते जाएंगे कि, तो इसमें आत्मनिष्ठता इनकी दोष है। यानी कि निरीक्षण करते करते निरीक्षण करता स्वयं के अनुकूल ही चीज़ों को देखने लगता है। यानी कि हर व्यक्ति की जैसे देखने के लिए अलग अलग नज़रिया होता है, तो जो देखने वाले के नज़रिया है वो भी इसमें साथ में आ जाती है। इसे कहा गया है आत्मनिष्ठता। निष्कर्ष के रूप में क्रो एंड क्रो का कथन लिखेंगे। क्रो एंड क्रो क्या है? क्रो एंड क्रो वैज्ञानिक है, पति और पत्नी है, इसलिए सरनेम दोनों के सेम है, क्रो एवं क्रो। ठीक है। क्रो एवं क्रो कहते हैं सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में, सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में भली भांति, सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में भली भांति प्रशिक्षित और अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या शिक्षकों, प्रशिक्षित और अनुभवी, प्रशिक्षित और अनुभवी, थोड़ा फास्ट लिखा कीजिए ना, ऐसे में फिर मैं ज़्यादा कोटेशन नहीं लिख पाऊंगा। एग्जाम में कई बार तो ऐसा होता है कि 4-5 पूरा कोटेशन ही पूछ लेते हैं कि किसने कहा था। प्रशिक्षित और अनुभवी मनोवैज्ञानिक, ठीक है, या शिक्षक अपने निरीक्षण से छात्र के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। छात्र के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। क्या बोले हैं क्रो एम क्रो कि सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में भली भांति प्रशिक्षक, जिसमें मनोवैज्ञानिक या शिक्षक के द्वारा छात्रों के बारे में निरीक्षण से व्यवहार के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानी जा सकती है। यानी इसकी इनकी महत्ता को प्रतिपादित कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नियंत्रित दशा में अच्छे ढंग से किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा अगर निरीक्षण किया जाए तो बहुत सारी सच्चाई जो है इकट्ठी की जा सकती है। अब आगे देखते हैं जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि को कहा जाता है केस हिस्ट्री मेथड। जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड, ये सारे मेथड है, बड़े मजेदार है। इसको अगर आप जीवन में अगर लाइव इंस्टॉल करेंगे तो एक से एक विधियां हैं। केस हिस्ट्री मेथड, इसको कहा जाता है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके जीवन में उनका पल्ला कई प्रकार के आदमियों से पड़ता है। जैसे कोई पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, कोई बहुत अपराधी है, कोई बहुत संत आदमी है, यानी कि नाना प्रकार के आदमियों से उनका पल्ला पड़ता है मनोवैज्ञानिकों से। तो फिर मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उनकी केस हिस्ट्री में जाते हैं कि अगर वर्तमान में ऐसा है तो क्यों है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक ये मान के चलता है कि कोई भी व्यक्ति एकाएक वैसा नहीं हो जाता, उसके पीछे और उनके जीवन में घटी हुई घटनाएं ही उनको वैसा बनाता है। जैसे कि आप भूल भुलैया में देखे होंगे कि जो मंजुलिका है, मंजुलिका बनने से पहले एक अच्छी लड़की थी और बचपन में उनके साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई रहती है जिनसे उनकी जो है अतिरिक्त इच्छाओं का दमन होता है। उनको न चाहते हुए पढ़ने के लिए अपने दादी माँ के पास भेज दिया जाता है, जिससे उनके मन में कुंठा आ जाती है। उनको लगता है कि ये सब मेरे प्रति क्या कर रहे हैं, दमन का व्यवहार कर रहे हैं। तो वो प्रतिशोध बन के फिर बाद में बाहर निकलता है। तो जीवन इतिहास विधि में यह किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है तो उनके केस को देखा जाता है कि इसके साथ जीवन में क्या हुआ था। फिर उस मेथड से ये निकालने की यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, मनोविश्लेषक के पास, तो सारी चीज़ें पूछता है, ऐसे ऐसे चीज़ पूछता है, आपको लगेगा कि इसके पीछे पूछने के पीछे क्या उद्देश्य है। पहले तो आपके नाम ही पूछेगा, आपका नाम क्या है, आप बता देंगे तो फिर से आपका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। एक मेरा मित्र गया हुआ था, तो
उनके साथ एक उनके और दोस्त गए हुए थे। तो डॉक्टर को पता था कि फलाना आदमी का नाम सांत्वना है। तो डॉक्टर ने जानबूझ के उनसे पूछा कि आपका नाम दूसरा है ना, कुछ दूसरा नाम लेके बोला कि आपका नाम मोहन है ना, ऐसा करके। तो मेरा दोस्त बीच में ही बोल पड़ा, नहीं इनका नाम सांत्वना है, ऐसा करके। तो डॉक्टर उनको डांटे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये बताएगा ऐसा करके। डॉक्टर को भी पता है कि उनका नाम सांत्वना ही है, लेकिन वो देखता है कि उनके जवाब किस तरह से आते हैं। इस तरह के वो बहुत सारे सवाल करते हैं आपके जीवन में। पूरे घर का जब भी कोई व्यक्ति काउंसलिंग के लिए जाता है मनोविश्लेषकों के पास, तब उनकी पूरी केस हिस्ट्री को देखा जाता है कि 10 साल पहले क्या हुआ था आपके साथ, 5 साल पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था। पूरे केस हिस्ट्री को देख के वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है। इसमें ये लिखेंगे, जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन। जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन को क्रो एम क्रो के अनुसार एक कोटेशन लिख लेंगे। जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन। तो भैया को बुलाओ ना। इसमें क्रो एम क्रो कहते हैं कि जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। किसी कारण का निदान करना है। किसी कारण का निदान करना है। एक लड़की है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं, आप लोग मत मान लेना। एक लड़की है, वो चाहती, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है। वो चाहती है कि आगे चल के मैं IAS बनूं, लेकिन उनके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी शादी अपने ही सम परिवार से, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके साथ कर देते हैं। अब उनका पति खेती किसानी करने वाला है और पत्नी का सपना था कि वो IAS बने। अब वो दिन भर कूदती रहती है कि मैं IAS कैसे बन, मैं कहाँ इस जंजाल में पड़ गई, मुझे तो IAS बनना था। क्या मेरा जन्म ये गृहिणी बनने के लिए हुआ था, हाउसवाइफ बनने के लिए हुआ था। और ये कुढ़न फिर उसके अंदर क्या है, कुंठित होकर उनको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जब कोई डॉक्टर उनके पास जाएगा, मनोविश्लेषक के पास जाएगा, तो वो देखेगा कि ऐसा है क्यों। वो सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करेगा कि अपने जीवन में चाहती क्या थी और क्या हो गई। तब उन्हें पता चलेगा कि इनकी जो इच्छाएं हैं उनका दमन हुआ है, इसलिए इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। तो केस हिस्ट्री में यही होता है कि उनकी केस का पूरा हिस्ट्री देखते हैं, इसलिए इसे जीवन इतिहास कहा गया है। क्रो का कथन लिख लिया ना। अब देखेंगे उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि ये क्लिनिकल मेथड कहा जाता है, डॉक्टरी वाला क्लिनिकल मेथड। ये भी जीवन इतिहास विधि से मिलता जुलता है, क्लिनिकल मेथड। इसमें लिखेंगे आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करना। आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता। आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में इससे सहायता मिलती है। उपचारात्मक विधि में क्या किया जाता है कि एक विद्यालय में जैसे कई प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कभी समय पे नहीं आते हैं, यानी कि देर से आना ही उनका एक स्टाइल रहता है, फैशन रहता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिनको कितना ही पढ़ा लो, जैसे कि कहते हैं ना कि मूर्ख हृदय न सिंचति जो गुरु मिले विरंच सम, यानी कि अगर मूर्ख व्यक्ति को अगर ब्रह्मा भी गुरु बन जाए तो भी मूर्ख ही रहता है, ऐसे करके। तो इसी तरह के होते हैं, यानी कि बहुत ही बोधा इंसान। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि क्लास में आते ही उपद्रव, इसको मानना उसको मानना, ये सब शुरू कर देते हैं। तो उपचारात्मक विधि में क्या किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है कि ऐसा है तो क्यों है। एक विद्यार्थी था, उनको उन पे अक्सर रिसर्च किए थे B.Ed के टाइम। तो वो हमेशा क्लास में देर से आता था, पढ़ने में ठीक ठाक था, नंबर उनके ठीक ठाक आ जाते थे, यानी कि संतोषजनक आते थे, लेकिन हमेशा क्लास में लेट आता था। कभी आधे घंटे लेट, कभी 1 घंटे लेट, कभी तो क्लास जब छूटने वाली थी तब आता था वो। तो उनके केस हिस्ट्री उपचारात्मक विधि के द्वारा उसमें यह किया गया कि फिर उसके कारणों का फिर निवारण किया गया। पहले यह पता किया गया केस हिस्ट्री से कि वो आता क्यों लेट है,
तब पता चला कि उनकी माँ का निधन हो गया है। उनके घर में जाके जांच पड़ताल की गई तो पता चला गया उनकी माँ का निधन हो गया है। उनकी एक सौतेली माँ है और पिताजी बाहर काम करते हैं। पहले वो अपने दिन भर अपने घर का काम निपटाता है, फिर बेचारा उसके बाद स्कूल आता है। तो उपचारात्मक विधि में पहले समस्या को ढूंढा जाता है, समस्या को ढूंढने के बाद उनका निवारण किया जाता है। इसमें उदाहरण लिख लेंगे। पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालकों का उपचार। पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालकों का उपचार। वो एक मूवी आया था ना, तारे जमी पे, कुछ ऐसा कुछ नाम था, जिसमें वो बच्चे को डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम था, चीजें उल्टी पुल्टी दिखती थी, तो उसको ये उपचारात्मक विधि के द्वारा उनको ठीक किया जाता है। पढ़ने में बेहद कठिनाई का अनुभव करने वाले बालकों का उपचार। एक उदाहरण लिखेंगे और लिखेंगे, बहुत हकलाने वाले बालक। बहुत हकलाने वाले बालक का उपचार। पुरानी अपराध प्रवृत्ति वाले, कई लोगों का आदत ही होता है इसको मार देना उसको मार देना, तो पुरानी अपराध प्रवृत्ति वाले बालकों का उपचार। ये सब उपचारात्मक विधि के द्वारा इनका निदान किया जाता है। पहले उनके कारण का पता लगाया जाता है, फिर उनका क्लिनिकल उपचार किया जाता है, इसलिए क्लिनिकल विधि कहते हैं। इनके बाद देखेंगे विकासात्मक विधि। विकासात्मक डेवलपमेंटल मेथड, विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि विकासात्मक विधि जैसे कि नाम से पता चल रहा है, विकास, डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, यानी कि शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ये जो विकास हो रहे हैं, इनका अध्ययन किया जाता है कि उनका विकास समुचित रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए इस विधि का नाम है विकासात्मक विधि। एक लाइन में लिखेंगे, बालक की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन। बालक की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन। अब इसके क्या गुण और दोष हो सकते हैं? बालक की विकास क्रम का अध्ययन जब किया जाता है शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, तो सबसे पहले बड़ी इनकी दोष है कि इसमें समय ज्यादा लगता है। दोष है ये, समय ज्यादा लगता है। अधिक खर्चीली है। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक किसी को खिला पिला के उसको बस देखते रहना कितना विकास कर रहा है, कितनी खर्चीली होगी। क्या हुआ? गैरेट के कथन लिखेंगे। गैरेट इस संबंध में क्या कहते हैं? गैरेट का कहना है कि इस प्रकार के अनुसंधान का वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार के अनुसंधान का वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है। विकासात्मक विधि में कहते हैं इस प्रकार के अनुसंधान का वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है, इसलिए यह बहुत महंगा है। गैरेट इनके गुण ये है कि बालकों के विकास का सही सही आकलन किया जा सकता है। अब इतने दिन तक किसी को देखोगे तो पता चलेगा ही। बालकों के गुणों का सत्य पर आधारित निष्कर्ष है। इसके बाद देखते हैं मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि को कहा जाता है साइको एनालिसिस मेथड। मनोविश्लेषण विधि। इसके जन्मदाता है वायना के रहने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। पूरा नाम है इनका सिगमंड फ्रायड। वायना के
वायडा लिख लिया, हम वायना के रहने वाले थे, वायना। सिगमंड फ्रायड का ये सिद्धांत है मनोविश्लेषण विधि। इसमें एक लाइन में ये लिखेंगे कि व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना। व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना। व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना। सिगमंड, क्या मैंने बोला? अचेतन मन। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन के 3 तल है। पहला तल है हमारा चेतन मन। आज आपने क्या सब्जी खाया है? आपका तुरंत चेतन मन बताएगा कि मैंने कौन सी सब्जी खाई है। मैं पूछूंगा आपने 2 दिन पहले क्या सब्जी खाई है, तो आपका अर्ध चेतन मन बताएगा क्या आपने 2 दिन पहले क्या सब्जी खाई है, याद करके। अगर मैं पूछूंगा 1 साल पहले आज ही के दिन तुमने क्या सब्जी खाई थी, वो आपके अचेतन मन में है, वो ये बता पाएगा। तो इनका कहना क्या है? व्यक्ति के अचेतन मन, सॉरी अचेतन मन, चेतन मन। वैसे इसमें मिस्टेक लिखने में क्या होता है, बोलते भी रहता है लिखते भी रहता है। इसलिए चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अचेतन को ही अर्धचेतन को नहीं, यही बता रहा हूँ अपना। आ रहे हैं इसमें। चेतन, अचेतन और अचेतन। चेतन मतलब ज्ञान है ना, चेतन मतलब ज्ञान। चेतन को अर्ध मतलब आधा ज्ञान। ये प्रणाम में अभी क्लास में। फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाओं की बात की है, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ठीक है, यानी कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अब यह है सब अनकॉन्शियस माइंड। तो इनका कहना था कि अचेतन मन में हम परिवर्तन करके व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। अचेतन मन से तात्पर्य है हमारे मन में दबी हुई इच्छाएं, वासनाएं, दबी कुंठाएं, उसमें अगर हम परिवर्तन करें तो हम अपने व्यवहार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। फ्रायड का यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति वस्तुतः पूर्ण रूप से अपने अचेतन मन से ही निर्मित होता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका मन 3 मंजिला मकान है, और 3 मंजिला मकान किस प्रकार से है? जो आपका 1 मंजिला है वो है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, यानी कि ये वाला ऊपर वाला घर, और जो आपका 2 मंजिला और घर है वो आपके नीचे में है, यानी कि तल घर है। आप रह रहे हैं ऊपर वाले स्टोर में, इसकी आप बड़ी साफ सफाई करके रखते हैं, यानी कि चेतन मन का। और जो काम की चीजें नहीं होती, आज मैंने क्या खाया, किसने मुझे गाली दी, किसने क्या किया, जो आप भूलते जा रहे हैं, वो पहले जाता है अर्धचेतन मन में और उसके बाद चला जाता है अचेतन मन में। और वही दबी हुई इच्छाएं, कुंठाएं हमसे बहुत सारे काम करवा लेती है। तो इनका मानना है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म से 5 वर्ष तक उनका अचेतन मन पूर्ण रूप से निर्मित हो जाता है। इनका मानना है कि 5 वर्ष तक के बालक का विकास, 5 वर्ष तक बालक का पूर्ण विकास हो जाता है, और इस उम्र तक बालक को आप जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। यानी कि आप एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम याद नहीं रहा है, जॉन वाटसन या कुछ नाम है, जॉन से उनका कुछ नाम है, हाँ नहीं, दूसरा नाम है, जॉन वाटसन है। वो यह कहता है कि मुझे एक बालक दे दीजिए, एक शिशु दे दीजिए, मैं उसे चाहूँ तो वकील, शिक्षक, डॉक्टर जो चाहे बना सकता हूँ। तो यही सिद्धांत उन पे काम करता है कि अगर उनके अवचेतन मन को पूर्ण रूप से विकसित किया जाए तो उससे कुछ भी काम कराया जा सकता है। यानी कि इसमें इन्होंने बहुत काम किया अवचेतन मन में। अवचेतन मन वास्तव में हम जो भी कर रहे हैं वर्तमान में, इसके लिए उत्प्रेरक का काम करता है। अगर जैसे कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो कभी ना कभी आपके मन में ये इच्छा जगी होगी कि मुझे शिक्षक बनना है। जैसे कि कोई एक बालक है, छोटा सा बालक है, उनका जन्म अभी हुआ है, ना तो वो देवता को जानता ना ही भूत को जानता, लेकिन उनकी मम्मी उसे हमेशा डराती है कि आप उधर मत जाओ, उधर जाने से बाऊ आ जाएगा। वो नहीं जानता कि ये बाऊ क्या है, लेकिन ये उनके अवचेतन मन में बढ़ जाता है कि कुछ अनिष्ट चीज़ है
जो उनको मार डालेगी या तड़पाएगी, सताएगी। तो फिर जब वो बड़ा होता है तो फिर उनके अंदर क्या होता है, डर भर जाता है, वो कभी अंधेरे में नहीं जा पाएगा। आप उन्हें कितना भी शिक्षा दे लो कि भूत प्रेत होते नहीं, ये सब हमारी मन की धारणाएं हैं, और उसे भेज दो रात में 12 बजे कहीं, तो फिर बाबू उनको दिखाई देने लगेगा। तो हमारे अचेतन मन में वो बैठा रहता है। तो उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अगर परिवर्तन करना है तो पहले उनके अचेतन मन को बदलिए। उनका ग्राउंड स्टोरेज अगर आप साफ करेंगे तो ऊपर वाला स्टोरेज धीरे धीरे साफ हो जाएगा। इसमें बहुत सारी आज की जो विधियां हैं वो व्यक्तित्व डेवलपमेंट का इसी पे आधारित है कि अगर आप किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके अचेतन मन में काम कीजिए, उनको पूरा साफ कर दीजिए। अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, जिसे हम माइंड वॉश कहते हैं, वो यही पे किया जाता है। उनको यही सिखाया जाता है कि आप आतंकवादी हो, आपको किसी को मारने से जन्नत मिलेगी। उनको पूरा साफ करके इसमें वो डाला जाता है अचेतन में। वो फिर किसी को मारेगा या मर जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उनके अचेतन में ये चीज बैठा हुआ है। ठीक है, इस विधि के बारे में सुन लीजिए, लिखेंगे मत। बहुत अच्छी बात बोली है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ कहते हैं कि इस विधि में बहुत समय लगता है, अतः इसे तब तक आरंभ नहीं करना चाहिए जब तक रोगी इसको अंत तक निभाने के लिए तैयार न हो। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इस विधि में बहुत समय लगता है, अतः इसे तब तक आरंभ नहीं करना चाहिए जब तक रोगी इसको अंत तक निभाने के लिए तैयार न हो, क्योंकि यदि इसे बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो रोगी पहले से ही बदतर हालत में चला जाता है। मनोविश्लेषक भी इस विधि को आरोग्य प्रदान करने वाली नहीं मानते, पर इसके कारण कई अस्त व्यस्त चिकित्सक पूर्व की स्थिति से अच्छी दशा में व्यवहार करते देखे गए हैं। यानी कि वुडवर्थ यह कह रहा है कि ये बहुत समय लगने वाला प्रोसेस है, इसको तब तक पालन नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास पर्याप्त समय न हो। बहुत बार ये पद्धति फैल हुई है, लेकिन यह भी देखा गया है कि ऐसे ऐसे रोगी इससे ठीक होते हुए देखे गए हैं जिनकी ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। जैसे कि हमारा जो अवचेतन मन होता है लगभग दो समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। एक हमारे सोने के समय और दूसरा जब हम सुबह उठते हैं आँख खोलने के समय। अगर आप सब उस समय कुछ भी इच्छा करें कि मैं सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ, तो आप धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में, आपके अचेतन में वो चीज़ भरना शुरू हो जाएगा। अब अगर रोज़ सोते समय ये बोल के सोए कि मैं सबसे बीमार, मेरे जैसा कोई बीमार टाइप का कोई व्यक्ति ही नहीं है, ऐसा करके मान लेंगे आप 15 दिन में बीमार पड़ ही जाएंगे, क्योंकि आपके अचेतन ने वो मान लिया। सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1850 में अमेरिका में, फिर इस प्रयोग पे बैन लगा दिया। वो लोग प्रयोग कर रहे थे, वो मनोविज्ञान के स्टूडेंट थे, वो लोग इसी पे प्रयोग कर रहे थे कि ये काम करता कैसे है। उन्होंने एक व्यक्ति को अपने उनके अचेतन में लेके गए और अचेतन मन में ले जाने के बाद उनको कमांड दिए कि तुम मर गए हो, तुम मर गए हो, तुम मर गए हो, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं मर चुका हूँ। फिर इसके बाद विभिन्न देशों में इसमें प्रयोग करने में बैन लगा हुआ है, आप इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी विधि है, इससे बहुत सकारात्मक चीज भी होते हैं और नकारात्मक चीज भी होती है। अब आगे देखेंगे तुलनात्मक विधि। कुछ दिन पहले टीवी में एक शो आया था, मानो या ना मानो, कुछ दिन नहीं कुछ साल पहले। मानो या ना मानो में इसी पद्धति से उनको लेके चलते थे, उनके अचेतन मन में लेके चलते थे, फिर वो पूर्व जन्मों की बातें करते थे। लोग कहते थे मैं एक हफ्ते क्या पहले सब्जी खाया है नहीं बता पाऊंगा, तो पिछले जन्म की बातें कैसे बताऊं। तो होता है ऐसे, कम से कम पिछले जन्म की बातें नहीं होती तो इस जन्म को तो सुधार ही सकते हैं। फ्रायड यही कहते थे, वो पिछले जन्म की बातें नहीं करते थे। बाद के उनके चेलों ने उसे और आगे बढ़ाया और पिछले जन्म तक लेके गए। फ्रायड ये का मानना यही था कि इस जीवन को हम कैसे सुधारें, तो उनका आंसर यही था कि पहले अपने अचेतन को बदलें। अब देखते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि को कहा जाता है कंपैरेटिव मेथड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तुलनात्मक यानी कि दो व्यक्तियों का इसमें तुलना किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व विभिन्नता है तो क्यों है, अगर किसी व्यक्ति का विकास ज़्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसमें बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं कि अगर व्यक्तियों के व्यवहार और जानवरों के व्यवहार किस तरह से इसमें अंतर पाए जाते हैं। जैसे दो जुड़वा बच्चे हैं, उसे अलग अलग वातावरण में रख के उनके व्यक्तित्व और शारीरिक वृद्धि में होने वाले प्रभाव का भी इसमें मापन किया गया है। तो तुलनात्मक विधि क्या करती है, दो व्यक्तियों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान में रख के उसमें तुलना करती है। इसमें लिखेंगे व्यवहार संबंधित समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है।
व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें उदाहरण में लिख लेंगे, पशु और मानव के व्यवहार का अध्ययन, दो जुड़वा भाइयों के व्यवहार का अध्ययन अलग अलग वातावरण में रखकर। इसमें बहुत सारे आश्चर्यजनक परिणाम भी आए हैं इनके कि एक ही समय एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले बालक में अगर वातावरण को अलग अलग रखा जाए तो उसमें किस प्रकार के अंतर देखते हैं और कितनी समानताएं आती हैं। उदाहरण में ये सब उदाहरण लिखेंगे। जीव और यानी कि पशु और जानवर के व्यवहार का अध्ययन, दो समान घर में पैदा होने वाले बालकों का अध्ययन, जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ये सब यानी कि दो व्यक्तियों का तुलना किया जाता है। आगे है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि, सांख्यिकी विधि मेथड। स्टेटिस्टिकल यानी कि जो गणितीय संबंधी बातें हैं उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। स्टेटिस्टिकल मेथड, स्टेटिस्टिकल मेथड। इसमें लिखेंगे एक शब्द में, समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र करके परिणाम निकाला जाता है। समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र करके परिणाम निकाला जाता है। समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित करके परिणाम निकाला जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित करके परिणाम जो है निकाला जाता है। यह विधि ऐसी विधि है जो सभी विधियों में काम आता है, ये भी लिखेंगे। यह विधि एक ऐसी विधि है जो सभी विधियों में काम आता है। इसकी उपयोगिता के कारण इसका प्रयोग शायद ही ऐसा कोई विधि ना हो जिसके अंतर्गत ना किया जाता हो। इसकी उपयोगिता के कारण शायद ही ऐसा कोई विधि ना हो जिसमें इसका प्रयोग किया जाता हो। यानी कि इनको समझेंगे पहले है क्या। सांख्यिकी विधि में क्या होता है, किसी भी समस्या से संबंधित आंकड़े निकाले जाते हैं, फैक्ट। उन फैक्टों का फिर बाद में विश्लेषण किया जाता है, वे सारी विधियों में काम आ जाते हैं, यानी कि सब विधि के रूप में। ये सब मुख्य मुख्य विधियां हैं। इसके बाद आते हैं परीक्षण विधि। परीक्षण विधि को कहा जाता है टेस्ट मेथड। परीक्षण विधि को कहा जाता है टेस्ट मेथड। परीक्षण विधि में क्या किया जाता है, व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण किया जाता है। व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण किया जाता है। जैसे कि अभी आप एग्जाम दिला रहे हैं शिक्षक का, तो आपकी योग्यता का इसमें परीक्षण किया जाएगा। आईक्यू टेस्ट किया जाता है इस विधि के अनुसार से। किसी जो है मानसिक क्षमता, इनका जो है परीक्षण किया जाता है। व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। उदाहरण में क्या क्या लिखेंगे, व्यक्ति की योग्यता, व्यक्तित्व, क्षमता, इनके रुचि, व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, रुचि की जांच के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आप एग्जाम दिलाते हैं ऑप्शनल वाला, ये इसी विधि पर आधारित है। क्या है, परीक्षण विधि, टेस्ट विधि। ये अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। दो तीन विधियां और है, देख लेंगे। आगे देखते हैं साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड कहा जाता है इसे। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। इसमें क्या किया जाता है, ये जो इंटरव्यू होता है वैसा वाला इंटरव्यू जैसा ही है, लेकिन वो नहीं है। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी समस्या है तो समस्या से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से मिला जाता है और उनसे जानकारी ली जाती है। जैसे कि जब यहाँ कोठारी कमीशन आया था शिक्षा से संबंधित, जब नया कमीशन लागू किया जाने वाला था, तो ये लगभग 10,000 व्यक्तियों के पास गए
और एक सूची बना के उनसे प्रश्न किए कि किस तरह से आधुनिक शिक्षा में कौन कौन सी बात जोड़ी जानी चाहिए और कौन कौन सी बात नहीं जोड़ी जानी चाहिए। जैसे कि अभी 2022-21 का जो शिक्षा नीति अभी तक लागू नहीं हो पाया है, और जब वो आया 2021 वाला, तो उससे संबंधित जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक है या शिक्षा जगत से संबंधित लोग हैं, उनके पास जाया जाता है और उनसे इस विषय में जो है आवश्यक सामग्री इकट्ठी की जाती है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे संबंधित सब आंकड़ों को समराइज करके उनका विश्लेषण करके जो है नीति निर्माण बनाई जाती है। इसे कहा जाता है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में क्या हुआ, सभी व्यक्तियों के पास जाएंगे, उनसे समस्या से संबंधित डाटा इकट्ठा करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, और उससे संबंधित फिर हम निष्कर्ष निकाल के जो है विधि का प्रयोग करेंगे। एक लाइन में इसमें लिखेंगे, व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्र करना। व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य इकट्ठे करना, तथ्य फैक्ट। इस विधि की दोष यह है कि यह बहुत अधिक खर्चीली विधि है। आपको 9000 व्यक्तियों से मिलना है, एक के पास जाएंगे, उनका भी खर्चा होगा, आपका भी खर्चा होगा, जबरन आपको चाय पानी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, कितना खर्चा होगा। तो यानी कि ये विधि बहुत खर्चीली है और बहुत समय लगता है इसमें। आगे देखेंगे प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर मेथड कहा जाता है इसे। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर मेथड में क्या किया जाता है, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या का निवारण किया जाता है या तथ्य एकत्र किए जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके तथ्य एकत्र किए जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। यानी कि जैसे कि 2019-20 में अभी जनगणना होने वाला था, उसमें लगभग 60 सवाल होते हैं। 60 सवाल आपसे भले नहीं पूछे जाते। पिछले बार 2010 में मैं इसमें काम किया था, तो मुझे पता है 60-70 सवाल होते हैं और सारे सवाल आपसे नहीं पूछे जाते। वो सिर्फ ऊपर की चीज़ें पूछ लेती है, जैसे कि वो आपके पास जाएंगे, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपके पिता का जन्म कहाँ हुआ था। उसके बाद सवाल और शुरू होती है, आपके पिताजी किस घर में रहते हैं, उसके घर छत पक्की है या कच्ची, जमीन अगर पक्की है या कच्ची, उसके पास मोटरसाइकिल है या फिर कार है, या इस तरह के बहुत सारे सवाल। तो अधिकांश होता क्या है, जो जनगणना करने वाला है जिस घर में जाता है वो सारी चीज़ देख कर टिक टिक कर लेता है, जो मोटी मोटी चीज़ है बस उनको लिख लेता है। इस विधि का यह नुकसान है कि कई बार यह होता है कि जनगणना में जैसे मैंने बताया कि 60-70 सवाल होते हैं, वो सवाल एक निश्चित क्रम में नहीं होते, उल्टे पुल्टे क्रम में होते हैं, और जवाब देने वाला भी इसका जो है समुचित उत्तर नहीं दे पाता, सही उत्तर नहीं दे पाता है। एक मूवी आई थी ना पहले सवाल का, जिसमें उसको जनगणना काम में लगाया जाता है, माला माल टू वीकली। उसमें वो क्वेश्चन करते हैं कि चाहते ही उनको जनगणना काम में जब लगाते हैं, आपके बच्चे हैं, हाँ 4 बच्चे हैं, ऐसे बोलते हैं, आपकी शादी हुई है, फिर लगाते हैं उसमें। इसमें जो क्रम होते हैं वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, जैसे नहीं कि आपको क्यों पूछा गया। तो इसकी पहली ये है कि जो क्वेश्चन है वो सही सुनियोजित होने चाहिए, और दूसरी इसकी जो समस्या ये है, इसमें जो सामने वाला उत्तर भी सही नहीं दे पाता। जो हम प्रश्न करते हैं, जरूरी नहीं कि सामने वाला उससे समझ के उनका सही उत्तर दे। बाद में उनको कहा जाता है कि तुमने गलत क्वेश्चन किया, आपको पहले पूछने थे कि आपकी शादी हुई है या नहीं, फिर वो दूसरे घर जाते हैं, फिर ऐसी सवाल करते हैं आपकी शादी हुई है, तो फिर वो बोलता है कुछ हाँ, फिर पटांग सवाल करता है वो, फिर मार खा के वापस आता है। इसमें इस विधि के दोष लिखेंगे। दोष ये है प्रश्न सुनियोजित, पर्याप्त विवेकपूर्ण, प्रश्न सुनियोजित, पर्याप्त विवेकपूर्ण, निश्चित उत्तर प्रदान करने वाला हो। हाँ बता रहा हूँ ना, अभी पलट जाएगा ये शब्द, यह आवश्यक नहीं। प्रश्न सुनियोजित, पर्याप्त विवेकपूर्ण या निश्चित उत्तर देने वाला हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, आप सही
पर्याप्त निश्चित उत्तर प्रदान करने वाला हो, यह आवश्यक नहीं है। दूसरा इनका दोष लिखेंगे कि संभव हो कि उत्तर देने वाला प्रश्नों की प्रवृत्ति या प्रश्न को ही ना समझ पाए। संभव है कि उत्तर देने वाला व्यक्ति प्रश्न के गलत या प्रश्न को समझ ही ना पाए। यह विधि का जो गुण है वो यह गुण है कि यह कम खर्चीली है। यह कम खर्चीली ऐसे है साक्षात्कार विधि की अपेक्षा। इसमें क्या किया जाता है, प्रश्न तैयार किया जाता है सेट, जैसे 10 प्रश्न, 50 प्रश्न, 60 प्रश्न, जितने भी प्रश्न। अब डाक के माध्यम से उसे जिन व्यक्तियों से पूछा जाना है उनके घर भेज दिया जाता है। वो उन प्रश्नों को सॉल्व करता है और फिर डाक के माध्यम से उन्हें वापस भेज देता है। तो कम खर्चीली है, इनके गुण है। और इनका एक और दोष है कि जिसके पास से भेजा गया हो जरूरी नहीं कि वो उसको वापस लौटाए। तो इनके एक और ये दोष भी लिख लेंगे। जिन व्यक्तियों के पास प्रश्नावली भेजी जाती है यह आवश्यक नहीं है कि इसमें वो रुचि लेकर उन्हें वापस लौटाए। इनके बाद लिखेंगे विभेदात्मक विधि, डिफरेंशियल मेथड। विभेदात्मक विधि, विभेदात्मक विधि। डिफरेंशियल मेथड, इसमें लिखेंगे एक लाइन में, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण। व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण। यह विधि व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण। क्या लिखे हैं, व्यक्तिक अध्ययन तथा सामान्यीकरण। इसमें यह मान के चला जाता है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। उनके विभेद को, उनके अंतर को समझा जाता है, फिर उनका जनरलाइजेशन किया जाता है, सामान्यीकरण। इनमें ये भेद है तो क्यों है। यानी कि विभेदात्मक विधि हर व्यक्ति की गुण और एवं दोष को देखते हुए उनका जनरलाइजेशन किया जाता है, सामान्यीकरण। इसमें क्या अच्छाइयाँ है और क्या गुण है, इसलिए इनका नाम है विभेदात्मक विधि। लास्ट लिखेंगे मनोभौतिक विधि, साइकोफिजिकल मेथड। मनोभौतिक विधि, मनोभौतिक विधि इसे कहा जाता है साइकोफिजिकल मेथड। जैसे कि पहले हमने फ्रायड का मनोविश्लेषण विधि देखा। फ्रायड का यह मानना है कि हम जो कुछ भी है अपने अचेतन मन के कारण है, लेकिन इस विधि में यह माना जाता है कि व्यक्ति जो कुछ भी है उसके लिए केवल सिर्फ उनका मन ही कारक नहीं है, उनके शरीर भी कारक है। इन दोनों के संयुक्त परिणाम के ही द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जो है अंतर देखा जाता है। क्या लिखेंगे इसमें, मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हमारे मन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और शरीर का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति विकलांग है, अभी कुछ साल पहले विकलांग को विकलांग कहने के लिए मना किया गया, क्योंकि इससे शरीर से उनके मन में प्रभाव पड़ा है। अब उनको कहना है दिव्यांग। एक व्यक्ति था, वो डॉक्टर के पास आया और दवाई दिखाते हुए कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ना सिर दर्द की यही दवाई देना, पिछले बार मैं इसको ही खा के ठीक हो गया था। डॉक्टर ने कहा ये सिर दर्द की दवाई ही नहीं है, अब इसको तो ठीक खा के ठीक हो गया, या आपके मन का वहम है। तो कई बार हम मन से ही मतलब कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो हमारा जब मन जो चीज को स्वीकार कर लेता है कि अमुक डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करता है तो हम उससे ही ठीक होंगे, अब उसके सिवा कोई डॉक्टर हमें फिर ठीक नहीं करने वाला। तो हमारे मन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और शरीर का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। यह हो गई मुख्य विधियाँ, और इतने ही विधियों को आपके सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग विकास में दिया है किशोरावस्था। किशोरावस्था ही वर्ग व्याख्याता में है, बल्कि
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सब वर्ग 3 और 2 में। तो हम सीधा किशोरावस्था में पहुंचेंगे। किशोरावस्था देखने से पहले देखेंगे कि विकास को देखने से पहले जान लेंगे कि विकास है क्या। और एक होती है अभिवृद्धि और एक होता है विकास। इन दोनों में क्या अंतर है इनको भी देख लेंगे। फिर इसके बाद आएंगे विकास में, किशोरावस्था में। तो अभी करेंगे कल पढ़ेंगे? कल पढ़ते हैं। आज की क्लास बहुत स्लो हो गया सब। ठीक है, कल विकास देखेंगे। हाँ? क्या चीज? ये आपको इसे करना है।